So first of all, good afternoon everyone. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। रिसेंट क्लास में हमने स्टडी किया था अबाउट द ब्लड एंड उसके कंपोनेंट के बारे में। उसमें हमने क्या दो पार्ट पढ़े थे, ब्लड एक तो प्लाज्मा और एक और होता है कॉर्पसेल्स। जो ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, वो होता है एक लिक्विड पार्ट, और जो कॉर्पसेल्स होते हैं वो उसमें कई तरह की सेल्स होती है जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हम पढ़ेंगे पूरी इसकी मैकेनिज्म और उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करते हैं। तो हम वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उससे पहले जनरली एक व्यू देते हैं कि क्या होती क्या है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, हम कभी देखते हैं हमारे किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंटल वगैरह किसी भी केस में देखते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, कहीं पर बॉडी में छोटा मोटा कोई कट लगता है तो वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। तो क्या वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती है? नहीं, वो ब्लीडिंग विद इन 4 to 5 मिनट्स में ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या हुआ होता है, वहाँ पर क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो वो सारा फैक्टर, वो सारी प्रोसेस मैकेनिज्म पूरी हम अभी स्टडी करेंगे। उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, ये कैस्केड थ्योरी को फॉलो करता है। अब कैस्केड थ्योरी क्या होती है? कैस्केड थ्योरी, सपोज ये ए है, ये कोई एक भी रिएक्शन है, ये क्या करती है, ए से बी तक जाती है और बी जो रिएक्शन है वो सी तक कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर ए से हम डायरेक्टली सी तक नहीं जा सकते, या फिर सी से हम बी तक नहीं जा सकते, सी टू ए हम नहीं जा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ जनरली एक ही पाथवे फॉलो करता है जो कि है ए टू बी एंड बी टू सी। ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉट कैसे होता है वो हम देखते हैं। सपोज ये कोई भी हमारी ब्लड वेसल है, कोई भी हमारी ब्लड वेसल है, ड्यू टू सम एक्सीडेंट या फिर कोई भी और रीजन हो सकता है, हमारी बॉडी में क्या लग गया, कट लग गया या फिर यहाँ से डैमेज हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, डैमेज हो गई ब्लड वेसल। अब ये डैमेज होने के बाद में हमने स्टडी किया था ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तरह की सेल्स होती है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये सारी सेल्स। तो इन द केस ऑफ वेसल डैमेज या फिर कोई भी इंसिडेंटल केस के अंदर क्या होता है, जो यहाँ की जो प्लेटलेट सेल्स होती है, जो कि रप्चर ब्लड वेसल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ की जो प्लेटलेट सेल्स होती है वो क्या करती है, एक फैक्टर रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टी। और यहाँ की ये जो टिश्यूज है, ये जो टिश्यूज है जो कि डैमेज है, ये क्या करते हैं, ये अनदर फैक्टर रिलीज करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टी। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टी। और ये दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ मिलकर के एक अनदर फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है हमारी बॉडी में, इसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पांसिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो प्रेजेंट होते हैं विद इन द ब्लड। उनका फॉर्मेशन कौन करता है, उनका फॉर्मेशन लीवर करता है बाय द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक और जो फैक्टर होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन के अंदर। और ये थ्रोम्बिन है, ये अनदर फैक्टर को एक्टिवेट करेगा जिसे हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। ये फिब्रिनोजन सोल्यूबल फॉर्म में होता है और इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन के अंदर, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर ये सोल्यूबल फॉर्म में है और यहाँ पर ये इनसोल्यूबल फॉर्म में हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनी है जिसे हमने क्या बोला है, फिब्रिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करती है, यहाँ पर ये जो डैमेज ब्लड वेसल है
यहाँ पर आके स्टोर होगी सारी की सारी, और क्या करती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर स्टिक होती है। सबसे पहले तो जो डैमेज टिश्यूज है वहाँ पर ये स्टिक होने लगती है। अब जनरली हम जानते हैं स्टिक होने के लिए किसी भी चीज को क्या रिक्वायरमेंट होती है, ग्लू की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये ग्लू कहाँ से आता है, वो भी ग्लू भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है, वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर करता है। पर यहाँ पर उस ग्लू को हम बोलेंगे वॉन विले ब्रैंड फैक्टर। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ग्लू। अब ये जो ग्लू है, इस ग्लू की हेल्प से क्या होगा, ये जो हमारे फिब्रिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो कहाँ स्टिक होने लगेंगे, हमारी ब्लड वेसल के अंदर, या फिर ब्लड जो डैमेज ब्लड वॉल है उसकी जो होल्स है उसके अंदर वो स्टिक होने लगेंगे। तो यहाँ पर ये थ्रेड लाइक फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरह से। अब इस फॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी तरह की जो सेल्स थी हमारी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट, वो सारी सेल्स क्या होंगी, यहाँ पर स्टिक हो जाएंगी और कुछ इस तरह के यहाँ पर स्टिक होकर ब्लॉक हो जाएंगे। इसके लिए हम एक जनरली एग्जांपल ले सकते हैं। हम घर पे चाय बनाते हैं, क्या करते हैं, जो चाय होती है वो हम छानते हैं बाय द हेल्प ऑफ छन्नी। वो छन्नी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने फॉर्म करी है फिब्रिन है। उस छन्नी के अंदर हम क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी चाय वगैरह का जो पत्ती वगैरह होती है वो निकल जाती है। नीचे से क्या निकल जाता है, क्या निकल जाता है, चाय निकल जाती है। तो वो क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं जनरली जब कभी भी हमारे डैमेज होता है, वहाँ पर क्लोटिंग होती है, तो वहाँ से एक लाइट येलोइश कलर का चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। जो चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीरम। तो आफ्टर ब्लॉकेज वहां से एक स्टिकी से सब्सटेंस निकलता है जो कि लाइट येलोइश कलर का होता है, उसे हम बोलते हैं सीरम। अब सीरम क्या होती है, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, जो कि क्या था, लिक्विड पार्ट था, उसके अंदर से अगर हम फिब्रिन ऑर्गन को हटा दें तो वो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम। क्लियर, सीरम। तो यहाँ पर ये पूरी हो गई कैस्केड थ्योरी, और यहाँ पर ये पूरे मैकेनिज्म हो जाएगी ब्लड क्लॉटिंग की। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। क्या हमने पढ़ा, जो कोई भी डैमेज ब्लड वेसल है वो क्या दो तरह के फैक्टर यूज करती है। जो प्लेटलेट्स होती है वो करती है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो आउटर वॉल्स है या फिर यहाँ के डैमेज टिश्यूज है वो क्या करते हैं, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम। ये क्या करते हैं, ये थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट करते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो एक फैक्टर प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन के अंदर, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन के अंदर। और ये थ्रोम्बिन जो फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है सोल्यूबल फॉर्म में, उसको क्या कर देगा, फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जो कि इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आगे नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, जो कि क्या करता है, जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जो है उनको ब्लॉक कर देता है, यहाँ से निकलने पे ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है, कैसे ब्लड क्लॉटिंग। अब जनरली हम जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग दो तरह की होती है, ये इनसाइड भी है। तो हमने पूरा एक्सटर्नल चीजें डिस्कस करी, जहां पर एक्सटर्नल फैक्टर में अगर डैमेज होता है एक्सटर्नल केसेस में। अब हम क्या ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड भी होती है, जी बिल्कुल होती है। इनसाइड कहाँ हो सकती है, जैसे कि सपोज अगर ये ब्लड क्रॉसिंग कोरोनरी हार्ट में हो जाए, हमारे जो हार्ट की जो वेसल्स होती है कोरोनरी आर्टरीज, तो वो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज खुद ब्लड ही खुद हार्ट को ही क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई। अगर वहां पर ऐसा कुछ सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या जो हार्ट को है वो ब्लड ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो केसेस क्या होता है, इससे क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। सेम केस अगर हम ब्रेन के अंदर ले, तो ब्रेन के अंदर भी क्लॉटिंग होती है, ब्रेन के अंदर भी जो वेसल होती है वहां पर भी जो क्लॉट होता है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारा पैरालिसिस होता है। सपोज ये कोई भी ब्रेन की वेसल है, यहाँ से अगर ब्लीडिंग रुक गई, यहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से जो ब्लड पास हो रहा था वो स्टॉप हो गया, तो वहां पर क्या होगा, जो कोई भी ऑर्गन इससे कनेक्टेड था वो अफेक्ट हो जाएगा, कैसे, पैरालिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरालिसिस अबाउट द आर्टरीज एंड ब्लड ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।